Good afternoon to all my respected professors and all my research scholars. I am Saurabh Rana and I am pursuing my PhD from this very college in English subject. And before starting my particular topic, I would like to recite 4 lines in front of you guys, if you guys agree. ज़िंदगी तेरे एक धक्के से रोड पर आ गए हैं कच्चे से, हमको नीचे उतार देंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से, और मैं वही हूँ यकीन करो मेरा, मैं जो लगता नहीं हूँ चेहरे से। ये पूछने का, ये बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि ये जो मैंने 4 लाइन्स रिसाइट करी, आप में से कोई बता सकता है कि ये किसकी लाइन्स हैं? मतलब ये जो मैंने 4 लाइन्स रिसाइट करी, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि किसकी लाइन्स हैं? ओके, मैं आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और अगर मैं आपके सामने कहूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, तो आप क्या कहेंगे फिर? तो बेसिकली उसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक है कि वही टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। इसीलिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाने का प्रयास किया। पहली स्लाइड्स की तरफ हम आएंगे। IPR का मतलब है, देखिए आम जीवन में क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे प्रॉपर्टी फिजिकल फॉर्म में हो, हम गाड़ी ले रहे हैं तो उस गाड़ी पे एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर गाड़ी किससे रिलेटेड है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई लैंड खरीदी, उसके आपने जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा तभी आप उसके पर्टिकुलर ओनर माने जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। देखिए कुछ हमने फिजिकल फॉर्म्स की बात करी, जो चीज़ कंक्रीट है, जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन हमारे जो माइंड में ऐसा बताया जाता है कि विचार जो होता है, विचार की चोरी नहीं की जा सकती है। जनरल कंसेप्शन ऐसा है कि विचार की चोरी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर रिसर्च स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, आपके विचार की भी चोरी की जा सकती है। सपोज आपके माइंड में कोई आइडिया है, आप उस पर काम करना चाहते हैं, आपने वो आइडिया किसी और के साथ शेयर कर दिया बिना ऑथराइजेशन के। हो सकता है आपसे पहले किसी दूसरे आदमी ने वो काम करके ऑथराइज करवा दिया, और जब तक आप उस काम को करें तो आपको पता चलता है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें, इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है वो इंटेंजिबल है। मतलब मे बी वी कैन नॉट टच दैट थिंग, हम मतलब उसको छू नहीं सकते हैं, लेकिन उस विचार को, उस एब्स्ट्रैक्ट थिंग को एक मूर्त रूप, एक कंक्रीट फॉर्म में ला सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है एक ऐसा विचार जो आने वाले समय में क्रिएटिव हो और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए दे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। और हमने इसके बारे में कहा कि इंटेंजिबल होता है, वो हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करी, चाहे लैंड या कार, उसको हम टच कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है, एक ऐसा विचार जो आने वाले समय में कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोसाइटी के लिए करे या स्वयं के लिए करे, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के लिए, मान लीजिए आपका लिखा हुआ कोई कार्य किसी और ने कहीं ना कहीं से, चाहे उसको प्लेज कहें या जो मर्जी कहें, उस चीज़ के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर टर्म काम कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक प्रकार से आपका अधिकार बन चुका है, उसको व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत लाते हैं। मे बी वो आपका पर्सनल राइट है। तो पहली स्लाइड, आई थिंक आई एम एबल टू कन्वर्ट माई मैसेज। नेक्स्ट, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट टाइप है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट, आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो यूट्यूब वीडियो बनाने से पहले हम कह रहे हैं कि यार ये सॉन्ग चल नहीं रहा है, क्यों? कॉपीराइट आ रहा है। मतलब कॉपीराइट एक लीगल टर्म है, वो लीगल टर्म आपके पर्टिकुलर काम की सिक्योरिटी कर रहा है। धर्म सिंह नेगी एक गढ़वाली गीतकार हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं स्टार्टिंग में पहली बार मैंने गाने रिकॉर्ड करवाए तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जो पर्टिकुलर कुछ कैसेट्स बनी थी वो बिक गई, और बहुत उसी को बाद में लोगों ने उसकी कॉपीज़ बना दी और अपने नाम से बेचते रहे। और मुझे मतलब जो 100 कॉपीज़ थी उसी का मेरे पास पैसा आ पाया। तो कहीं ना कहीं ये कॉपीराइट जो टर्म है, एक लीगल टर्म माना जा सकता है। थैंक यू सर। कॉपीराइट एक लीगल टर्म है। इसका मेनली मीनिंग होता है नॉट टू कॉपी। मतलब आपने अगर कोई भी काम साइट करना है तो आप उसको बिना किसी ऑथराइजेशन के कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है।
ये मेनली थोड़ा। इसके बाद पेटेंट्स एक और चीज़ होती है, ये इसी का एक टाइप है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडमार्क्स, डिज़ाइन राइट्स होते हैं, डेटाबेस राइट्स होते हैं और परफॉर्मर्स राइट्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पेटेंट फिर कहाँ आ गया, ये एरो दिख रहा है जी सर, ठीक है, ये जी सर। कॉपीराइट पे है। हाँ, कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट का मेनली मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आपने एक नॉवेल लिखा, वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा। आपने कोई सॉन्ग लिखा, वो सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत आएंगी। और उस, मान लीजिए आप 3 इडियट्स मूवी कितने लोगों ने देखी है? आप लोग जानते हैं कि वो कहीं से अडेप्ट की गई है, किसी नॉवेल पे बेस है वो। चेतन भगत का नॉवेल है 5 पॉइंट समवन। मान लीजिए जो 3 इडियट मूवी बनी और चेतन भगत ने क्लेम करा कि ये मूवी मेरे आइडिया पे बेस्ड है विदाउट एक्नोलॉजिंग मी, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मूवी के डायरेक्टर्स पे केस हो जाता। लेकिन उससे पहले चेतन भगत ने उस पर्टिकुलर वर्क के 5 पॉइंट समवन नॉवेल के कॉपीराइट उनको सोल्ड कर दिए, तो वो एक लीगल प्रोसेस हो चुकी है। उसमें क्या फ़ायदा हुआ? आप जो मूवी, जो मे बी कोई बुक है वो बहुत ज़्यादा दूर तक अगर ना जा पाए, तो उस मूवी ने वो काम करवा दिया और उसमें दोनों पार्टीज़ का कहीं ना कहीं फेवर हो गया, तो ये कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। एक और केस ऐसी है, नीलोत्पल मिलाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था डार्क हॉर्स। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक वेब सीरीज आई एस्पिरेंट के नाम से। तो नीलोत्पल मिलाल ने कहा कि बिना मेरे कंसेंट के मेरे नॉवेल को इसमें कॉपी किया गया था। तो वो मामला कोर्ट में चला और कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ। वो मतलब एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉपीराइट मेनली रिटर्न वर्क से रिलेटेड है। कोई सॉन्ग, कोई नॉवेल, वो सारी चीज़ें कॉपीराइट में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा ट्रेडमार्क्स होते हैं। देखिए, राह चलते हमें हर जगह कुछ ना कुछ लोगो दिखाई देते हैं। हम रास्ते में गए, आपको आइडिया नहीं, आपको कुछ खाना है, आपने कहा मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर साइन होगा, उसको देख के आपको आइडिया आ जाता है कि एक मैकडॉनल्ड्स है। तो वो जो मैकडॉनल्ड्स का पर्टिकुलर साइन होगा, वो उन्होंने अपने नाम से ऑथराइज़ करवाया है और बिना किसी की परमिशन के हम उस लोगों को पर्टिकुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम जब IPL देखते हैं तो IPL में एक टोन बजती है, बहुत पहले से वो टोन अभी तक बजती है वो, तो उस टोन का भी पर्टिकुलर कॉपीराइट, उस टोन का पर्टिकुलर ट्रेडमार्क IPL वाली जो लॉबी BCCI है उन्होंने खरीदा होगा। अगर कोई दूसरी लीग उस पर्टिकुलर म्यूज़िक का भी अगर अपने मतलब यूज़ करे तो वो भी लीगली करेक्ट नहीं है। तो ट्रेडमार्क के अंतर्गत हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब जितने भी लोगोज़ होते हैं। ट्रेड, इसमें शब्द है ट्रेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड है। और ट्रेड का मार्क मतलब मार्क एक निशान होता है, चाहे डिकैथलॉन का एक पर्टिकुलर साइन होगा या प्यूमा का, नाइकी का, ये सारे साइंस जो है ट्रेडमार्क में आएंगे। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे ट्रेडमार्क्स हैं। हाँ, एडिडास का कहीं आप एबिबास देख सकते हैं। एबिबास आपने देखा होगा, वो कॉपी है लेकिन वो एक काइंड ऑफ पैरोडी है। वो मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्म एडिडास को नहीं करेगा, वो एबिबास उसको बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी वही सारे होते हैं। किसी कंपनी का पर्टिकुलर लोगो देख के आइडिया आ जाता है कि ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इस चीज़ का है। इवन किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बिल्डिंग का भी एक डिज़ाइन आप ऑथराइज करवा सकते हैं। सेम बिल्डिंग कोई दूसरा नहीं बना सकता जब तक आपने परमिशन नहीं ले ली पर्टिकुलर अथॉरिटी से। GI हाल के टाइम में बहुत पॉपुलर GI हुआ, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स। मतलब अभी तक के जितने हमने बात करी, चाहे ट्रेडमार्क है चाहे पेटेंट्स हैं, उनमें और इसमें एक डिफरेंस है। अदर चीज़ें सारी पर्सनल हैं, व्यक्तिगत हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की है, एक किसी आदमी की हैं। लेकिन जो GI है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सामूहिक है। मान लीजिए हम कहते हैं कि हर्षिल का सेब, वो एक वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलैरिटी बन चुकी है। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक आदमी हर्षिल का सेब बेचेगा और वो फ़ायदा लेगा। हर्षिल घाटी में जितने भी लोग होंगे वो उस पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के बाद हर्षिल का सेब बेच सकते हैं। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा किया जाता होगा? GI की क्यों आवश्यकता पड़ी होगी? कोई मतलब रैंडमली क्या इसका फ़ायदा होगा? क्या करवा सकता है GI? आपको क्या लगता है? किसी क्षेत्र विशेष की कोई विशेषता है, उसको लोकल के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे पॉपुलर करना, और उसमें किसी व्यक्ति विशेष का फ़ायदा नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई आज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, लेकिन वो GI टैग के साथ है। तो यस सर, है सर। टीरी की नथ है, केदारनाथ का शॉल है।
बहुत बड़े हैं, बहुत जगह जगह। जी तो इसलिए वो पार्डन, सॉरी। अब they have used your own name। एक बेसिक ओवरव्यू हो चुका है आईपीआर से रिलेटेड, और थोड़ा मैंने बताने का प्रयास किया कि क्या कुछ इसके भीतर आता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस में मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा आवश्यकता बताने की है, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं। मतलब आईपीआर की इम्पोर्टेंस क्यों है, वर्तमान समय में आईपीआर की इम्पोर्टेंस क्यों है। आपका लिखा हुआ एक एक शब्द आने वाली कई जनरेशन तक आपको अमर बना सकता है। तो उन चीज़ों को, उस इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता है। साथ साथ ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, उस काम के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, आपको जो चीज़ आपको चाहिए, आपको मतलब आपके फेवर में वो काम हुआ, तो निश्चित तौर पे आने वाले लोग भी कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ कही जा सकती है कि आपका काम कोई चोरी नहीं कर सकता। और अगर आपका काम किसी ने चोरी किया तो उसके लिए पर्टिकुलर, सपोज इंडिया में कॉपीराइट एक्ट चलते हैं, आपका अगर इंटेंशनली किसी ने आपका काम चोरी किया तो लीगल प्रोसेस होती है। कुछ समय पहले एप्पल और सैमसंग के बीच ऐसी एक मामला चला था, शायद आपको जानकारी होगी, कि एप्पल ने सैमसंग पे क्लेम कर दिया कि हमारे जो फ़ोन, पर्टिकुलर फ़ोन का डिज़ाइन है वो सैमसंग ने चोरी कर लिया है, और उससे हमारी जो सेल है वो बहुत डिक्रीज़ हो गई है। तो मामला जब कोर्ट में चला, अमेरिका से रिलेटेड ही मामला था, और उसमें एप्पल की जीत हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर पर्टिकुलर वे के थ्रू हम काम करें तो निश्चित तौर पर वो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। फ़ायदे तो फ़ायदे हैं, लेकिन हर मीडिएटर बीच में बैठे होते हैं। ट्रेन का टिकट हम जब बुक करवाते हैं तो करवा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन बीच में कोई बैठा है। यही सारे चैलेंजेस हैं। कैसे इन सब चीज़ों पे कैसे काम करें। आप मूवी देखने हॉल में गए, कॉपीराइट एक्ट है, लेकिन टेलीग्राम पे आपको वही मूवी शाम को मिल जाती है, वही मूवी जो अभी रिलीज़ नहीं, अभी हॉल में रिलीज़ हुई है बस। तो कई बार वही फ़ोन ले जाके जो मूवीज़ रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। पायरेसी एंड काउंटरफीटिंग है। लैक ऑफ अवेयरनेस। आपने कहा, मैंने आपको एक पोएम सुना दी अपनी, कि मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ, आप में से किसी मेरे मित्र ने वही पोएम ले ली कि ये और मेरे से पहले पब्लिश करवा दी, तो वो पोएम मेरी नहीं हुई। जिसके नाम से वो पोएम ऑथराइज होगी वो पोएम उसी की होगी। उसी के रिगार्डिंग ISBN और ISSN नंबर भी होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर और स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़, कई बार मामले कुछ इतने पेचीदा हो जाते हैं कि हाँ आगे काम करना नहीं चाहते हैं, कि छोड़ दीजिए, हमने नहीं किया ये काम। कंक्लूज़न में हमने वही सारी चीज़ें, IPR क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे फर्दर फ्यूचर में हम मतलब आने वाले इनोवेटर्स को मोटिवेट करें कि कुछ बेहतर हो और ये सारी चीज़ें चलती रहें। अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन, ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। थैंक यू।